बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में मैं हूँ सीमल हाशमी, थोड़ा सा लेट, लेकिन आप सब जानते हैं कि हम एक तकरीब की वजह से, जो बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब हो रही थी, न्यू एडमिरल को बहुत बहुत मुबारक हो, उसकी वजह से हम थोड़ा सा डिले हुए। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूँ अबूसर मौसम, आप सबको गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से आपने बताया कि पाक बेड़े की तब्दीली कमान की तकरीब से एडमिरल अमजद खान नियाजी साहब ने अब ये कमान संभाल ली और उनके लिए बेस्ट विशेष हैं। इसके साथ साथ बहुत सी स्टोरीज हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, PDM के ऊपर बात भी हो रही है कि किस तरह से आगे शेड्यूल बनाया जा रहा है। फिर ऑब्वियसली एक जो मुकदमा किया गया था नूनी की क़यादत पर और तमाम कारकुनान पर, उस पर बहुत सी बहस हो रही है। इस तमाम पर हम नजर डालेंगे, लेकिन अभी देखते हैं टॉप स्टोरीज। काबीना इजलास में नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमे पर गर्मा गर्म बहस। विफाक और पंजाब हुकूमत का नून लीग के खिलाफ मुकदमे की पैरवी न करने का असूली फैसला। वज़ीर आज़म फवाद चौधरी और शीरी मिजारी समेत कई वज़रा मुकदमे के मुखालिफ निकले। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द गद्दारी के मुकदमे में वज़ीर आज़म आज़ाद मशीद का नाम निकाल दिया जाएगा। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो चुका। गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुकदमे में अपने कारकुन का नाम डालकर कहते हैं हमें पता नहीं। मुस्लिम लीग नून की कायद पर गद्दारी और बगावत पर उकसाने की दफात के तहत FIR दर्ज। FIR में गद्दारी, रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने और साइबर क्राइम एक्ट पीका की दफात शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चौधरी मोहम्मद यूनुस अंसारी और MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी की एक और मुलाकात। नून लीग अब क्या एक्शन लेगी? ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, थोड़ी सी सिंक आउट, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर, टेक्निकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आज स्टोरी, वो है जी आटा और गंदम का बहरान, जिसका जिक्र आवाम तो कर रही है लेकिन हुक्मरान डिनाई कर रहे हैं। मुझे याद है सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कहीं आटे की शॉर्टेज नहीं है, कहीं आटा महंगा नहीं मिल रहा, तमाम थैले जो एक मेजरमेंट्स के टूल्स हैं उनको पूरा करते हुए अवेलेबल भी हैं और आवाम की पहुंच में भी। बिल्कुल, जैसे कि हमने कल भी ये बात की कि ये कहा तो जा रहा है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और दूसरे सूबों पर डाले जा रही है। कल हमने सूबे पंजाब के वाले से बात की, फिर जवाब लिया सिंध से, तो सिंध ने कहा कि तमाम गलती सूबे पंजाब में आ रही है, यानी कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, गवर्नेंस का मसला है इस वक्त। लेकिन पंजाब में आटे का बहरान है, इसमें कोई अभी शक नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जी कि कीमत 76 रुपये से बढ़कर एक तरफ 78 रुपये हो चुकी है और ओपन मार्केट में एक मन गंदम की कीमत जो है वो 2475 रुपये हो चुकी है। गंदम और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत की है वज़ीर आज़म ने कल, जो काबीना का इजलास था। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ है, तभी ये हिदायत जारी, तभी बात हो रही है इस हवाले से। आप कह रहे थे कि कल काबीना के इजलास में भी इस पर बात हुई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस हो रही हैं और इस चीज़ को टेकअप किया जाएगा कि एटलीस्ट शॉर्टेज पैदा ना हो। शॉर्टेज जब पैदा होती है अबूज़र, क्या होता है, ब्लैक में मिलना शुरू हो जाता है और वो कीमतें बढ़कर मिलना शुरू हो जाती है, जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होती हैं, लेकिन आवाम को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, आप जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, अब होता क्या है, हुकूमत में जो बैठे होते हैं उनको लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाँ ऐसी हाइप क्रिएट हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली परेशान होते हैं, तभी मामला इस हद तक पहुंचता है और फिर काबीना इजलास में उसकी बात होती है। तो हमने कोशिश की कि आवाम से राय लें, आवाम से पूछें कि क्या वाकई उनको प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी बता दें, अगर प्रॉब्लम है तो बताएं, और अगर रेट्स का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मिल रहा है लेकिन रेट ज़्यादा है, तो भी हमें बताएं कि क्या सिचुएशन है, ताकि वो हम आपको दिखा सकें। तो आवाम क्या कहती है, आपको दिखाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वो भी वो सोच समझ के वाकई बंदे को देते हैं, इसलिए ताकि हमारे खिलाफ कंप्लेन ना हो। आवाम ने लॉकडाउन में अपने हुकूक पूरे किए हैं, हुकूमत को भी चाहिए अपने हुकूक पूरे करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। जहाँ भी जाते हैं आटा मिलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास पड़ा भी हुआ वो भी उन्होंने अपना ब्रेक कर लिया हुआ है, देते नहीं है। हुकूमत को तो लाए थे हम तब्दीली के लिए, तब्दीली तो हमारी ही होगी है, बिल्कुल ही। आटा कहाँ मिल रहा है, आटा शार्ट है। आटा मैं अभी थोड़े दिन लाया हूँ, 20 किलो का थोड़ा तो आ ही नहीं रहा, वो आटा आ रहा है सारा ख़राब हो जाता है, गूंदो उसमें स्मेल आती है।
तो जी देखा कुछ अफराद ने जो कहा, ऑब्वियसली एक तो क्वालिटी का भी मसला नज़र आया है, रेट्स का भी मसला नज़र आया है, और इसके अलावा इशू ये भी आया कि सप्लाई का मसला है। लेकिन वज़ीर इत्तलात पंजाब जो है वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं पंजाब में कोई मसला नहीं। और वो कह रहे हैं बिला तातुल फराहमी हमारी अवलिन तरजीह है, और गंदम की पैदावार का इस साल जो है वो 10 साल रिकॉर्ड भी टूटा है। क्या कहा आपको दिखाते हैं। आपके सामने रख दिया है कि तकरीबन 12.5 लाख टन गंदम हम रिलीज़ कर चुके हैं। तकरीबन 30-30.5 लाख टन गंदम हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगले 5-6 नहीं तकरीबन 8 महीने आगे पड़े हुए हैं, उनको हमने करना है। जी, फयाजुल हसन जोहान ने कहा कि अगले 8-6 महीने अभी हैं जिसको हमने कैटर करना है, और हमारे पास गंदम स्टॉक में तो मौजूद है। तो अपेरेंटली उन्होंने ये भी कहा कि गंदम का बहरान पैदा नहीं होगा, यानी कि वो क्लियर कट कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं होगी। अवाम ये कान खोल के सुन ले, शॉर्टेज हो भी तो कहना है शॉर्टेज नहीं हुई है। और इसके साथ ये भी फैसला किया गया कि इम्पोर्ट भी होने जा रही है गंदम इस दफ़ा, ताकि अगर शॉर्टेज हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और जब ये चीज़ परसीव की जाती है कि ये आ सकता है मसला, तो पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको क्यों नहीं डिसाइड किया जाता है। इस पर बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर जो होते हैं वो फ्लावर मिल्स एसोसिएशंस होती हैं, जो कि आटे के हवाले से उनकी भी तमाम डिसीजंस में बड़ा अमल दखल है। आटा को इस तमाम गवर्नमेंट के साथ उनकी डीलिंग्स होती हैं। तो प्रॉब्लम है क्या इस वक्त, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम प्रेसिडेंट फ्लावर मिल एसोसिएशन है अब्दुल मुख्तार साहब हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम अब्दुल रऊफ जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये बताइएगा इस वक्त सिचुएशन है, ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि अभी कोई ज़्यादा मसला नहीं है, और अगर होगा भी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम कंट्रोल कर लेंगे और सब कुछ इस वक्त कंट्रोल में है। क्या वाकई कंट्रोल में है? आपके साथ कोऑर्डिनेशन है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, सप्लाई और डिमांड का कोई मसला नज़र तो नहीं आ रहा आपको? नहीं, देखें जी, कोऑर्डिनेशन तो हमारे साथ है, मगर जो बात हम कहते हैं वो मानते नहीं है। हमने पिछले साल फरवरी में इनको कहा था कि आप गंदम इंपोर्ट कर लें, इन्होंने इंपोर्ट नहीं की। उसके बाद जब नई क्रॉप आई, इन्होंने फ्लावर मिल को गंदम लेने नहीं दी। और अब जो सूरत हाल है, जैसे फयाजुल हसन जोहान साहब कह रहे हैं कि 30 लाख टन पड़ी है, तो इनको जरूरत है 48 लाख टन की या 45 लाख टन की। तो जो शॉर्टफॉल है, जब तक ये इंपोर्ट नहीं करेंगे और ये जो कोटा इशू करते हैं पर डे उसको नहीं बढ़ाएंगे, तो आटा जो अवेलेबिलिटी है आटे की वो तो पूरी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट जो गंदम है, अब आज का रेट लाहौर का 2300 रुपए है। जो 2300 वाली गंदम है उसका आटा 860 रुपए में नहीं दिया जा सकता। तो मेन उसका आटा उसकी प्राइस क्या बनती है एवरेज अगर हम निकालें तो? नहीं सर, उसकी प्राइस तो बन जाएगी 1200 का थैला। ठीक है, 1250 का थैला, वो नहीं आता मार्केट में। उसमें उसका हम फाइन बनाते हैं, वो मार्केट में देते हैं। दूसरी बात यह है कि एक तो जो सिंध गवर्नमेंट है उसने पंजाब में गंदम आने के पे पाबंदी लगाई हुई है। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो आटा वगैरह सिंध जाता था या चौकर जाता था कराची में, वो जानवरों की खुराक थी, उस पर पाबंदी लगाई हुई है। अभी सिंध के पास वाफर स्टॉक है, उधर फ्लावर मिल के पास भी स्टॉक है और प्राइवेट स्टॉक भी है, और जो फूड डिपार्टमेंट है उसके पास भी स्टॉक है। तो अभी सिंध ने इशू भी नहीं किया, वीट इशू करनी शुरू नहीं की। अगर ये पाबंदी खत्म हो जाए तो सिंध से पंजाब में वाफर गंदम आ सकती है। दूसरी, जो प्राइवेट जो इंपोर्टेड वीट है वो भी सिंध से ही आती है, तो उसमें भी ये नहीं है जो गवर्नमेंट कह रही है कि पंजाब से आटा सिंध में जा रहा है। सिंध में तो रेट कम है, तो पंजाब में प्राइवेट सेक्टर में गंदम बिल्कुल नहीं है। जो भी इशू जो गवर्नमेंट इशू करती है उसी का आटा बनता है। और पिछले साल गवर्नमेंट 24,000 टन इशू करती थी, अब 17,500 टन इशू करती है। ये 7-8 हजार टन का जो डेली का शॉर्टफॉल है, वो जब तक ये इशू नहीं करेंगे पूरा, तो वो कैसे पूरा होगा? तो आप ये कह रहे हैं रऊफ साहब कि सिंध में आटे का शॉर्टेज नहीं हो सकता, पंजाब में इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, खास तौर पर ये जो डेली सप्लाई फ्लोर मिल्स को की जा रही है, अगर उसको ना बढ़ाया। और कितने अफसोस की बात है कि एक ज़राई मुल्क जिसका एक बड़ा परसेंटेज डिपेंड करता है आपकी ज़राअत पे, वहां पर आपको गंदम बाहर से लेनी पड़ रही है। अब देखें ना जी, इम्पोर्टेड वीट जो आती है उसका कराची में रेट लाहौर की निस्बत 400 रुपए बोरी कम होता है। और दूसरी बात है कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर में गंदम है, पंजाब में प्राइवेट सेक्टर में फ्लावर मिल के पास गंदम नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ, उसकी मेन वजह यही है कि इन्होंने जब प्रोक्योरमेंट की, जब नई क्रॉप आई, इन्होंने फ्लावर मिल को गंदम लेने नहीं दी। अच्छा, क्यों नहीं लेने दी? वो कह रहे हैं 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, गंदम इतनी पैदा हुई है इस साल। फयाजुल हसन चौहान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
अब सर मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, 41 लाख टन पंजाब फूड ने गंदम परचेज की है। पिछले साल फ्लोर मिल के पास 20,000 टन थी, इस साल 0 है। अच्छा, वो 20,000 टन का शॉर्टफॉल आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन तो हुई है, कोऑर्डिनेशन फिर हुई है, तो फिर ये मसला क्यों आ रहा है? मतलब फिर कौन जिम्मेदार है? एक वन लाइन अगर आपसे पूछें कि इस तमाम सिचुएशन में जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती थी इस सिचुएशन को यहाँ तक ना पहुँचाने की, आप ये बता दें। सर देखें, हमारी जब भी इनसे बात हुई, हमने इनको वीट इंपोर्ट करने का कहा। $220 रेट था इंटरनेशनल वीट का, अब $280 पे भी इन्होंने इंपोर्ट नहीं की। तो आप अब तो फैसला हो गया ना, अब तो इंपोर्ट हो रही है सर, हो रही है। जब होगी तब बात होगी ना, जब इनकी गंदम इंपोर्ट होगी, इधर पंजाब में पहुंचेगी, फ्लोर मिल का इशू बढ़ेगा, तब मसला हल होगा ना। अच्छा रऊफ साहब, आपके अकॉर्डिंगली आपको याद होगा ये इशू हमने पहले भी रेस किया था, और जब ये बात हो रही थी कि गंदम सप्लाई लेने नहीं दी जा रही है फ्लोर मिल्स को गवर्नमेंट की तरफ से। अब सिलसिला थोड़ा चला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 15 से 18 लाख जो टन है उसमें अभी कमी है, उनको शॉर्टफॉल है, वो 30 लाख टन पे बात कर रहे हैं। तो अबूजर ने भी यही सवाल पूछा कि असल कसूरवार कौन है? क्या ये इंटेंशनल था, लाइल्मी थी, नाअहली थी? आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट के एंड पर कहां गलती हुई, कोताही क्या है, गलती क्या? सर देखें कोई लाइल्मी नहीं थी, हर चीज का हर किसी को पता था। फैसले करने में इन्होंने देर की और वक्त गुजार दिया। अब जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। अब भी ये इंपोर्ट नहीं कर रहे आज के दिन तक। या तो इनके ये डिक्लेयर हो जाएगी हमारी वीट फलान डेट को इतनी आ रही है, हम इशू बढ़ा रहे हैं। जब तक इनकी वीट इंपोर्ट नहीं होगी ये इशू बढ़ा ही नहीं सकते। इनके पास तो 30 लाख टन स्टॉक पड़ा है टोटल, जो कि नाकाफी है। ये तो जनवरी फरवरी में खत्म हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल मुख्तार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बेसिकली वजह यही मालूम हुई कि बेसिकली जो मुझे समझ में आई है ना बात, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि फिर लेट कर दिया, हालांकि ये पिछले साल मसला हुआ। उससे पिछले साल आपको याद होगा जब ये मसला शुरू हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद है, वी डिड दिस सेगमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सप्लाई नहीं की जा रही, हमें गंदम नहीं लेने दी जा रही। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर पंजाब में गंदम नहीं है, वो 20,000 टन अलग हो गया। उसके अलावा जो आपकी शॉर्टफॉल है जिसको आपने इंपोर्ट करना है, एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि वो हो रही है, वो कब होगी नोबडी नोज दैट। फ्री हैंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देने से ऐसे बहरान कंट्रोल में नहीं आते। और अगर आटा बहरान आया तो ये जो 800 850 जो भी कीमत गवर्नमेंट तय करती है, इसकी कीमत 400-500 रुपया बढ़ जाएगी और गरीब आदमी मर जाएगा। आप सोचिए कि जिसकी 15,000 जो बेसिक मजदूरी है, जो आप कहते हैं कि मजदूर की तनख्वाह जो डॉक्यूमेंटेड है 15-16,000, उसमें वो क्या क्या करेगा? मेडिसिन महंगी हो गई, यूटिलिटी बिल्स महंगे हो गए, स्कूल्स की फीस जो है वो इतनी ज्यादा हो गई, खाने के लिए आटा भी अवेलेबल वो भी नहीं मिलता। और इसके अलावा जो हालात हैं यहाँ पर इस वक्त, हर चीज़ ही महंगी हो रही है और आटा बेसिक नेसेसिटी है, वही अगर महंगा हो रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप बना सकते थे, आपने बनाया नहीं, क्योंकि गवर्नेंस का प्रॉब्लम था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। और ये पहली दफा हो तो आप उस चीज को इजी ले लेते हैं। लास्ट ईयर भी एग्जैक्टली सेम थिंग रिपीट हुई थी। फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आके बताया था जी ये वजह ये हो गई, नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम भी आ गया, फिर वही हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, गवर्नेंस के अलावा और कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल एक लैंड है, यहाँ पर सिचुएशन सीखने की बात करते हैं ना कि हम सीख रहे हैं, तो सीखने के इस तमाम सिलसिले में गरीब आदमी, मिडिल मैन पिसता चला जाएगा। इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और इस सिलसिले में हमने बहुत से प्रोग्राम्स में जिक्र भी किया और उनसे आपकी मुलाकात भी करवाई। इसी तरह एक ही कड़ी में पाकिस्तान निजात एक बरतानवी सिंगर हैं, गुलकारा हैं, सेरीन जहांगीर, जिनकी उम्र 14 साल है। और जब से वो पैदा हुई थी तो 5 साल की उम्र के बाद से लेकर 9 साल की उम्र के तक ये मालूम हुआ कि वो देखने की कैपेबिलिटी जो है उनकी उस तरह से नहीं रही। और वो अब पैदाइशी तौर पर ऐसा मसला होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करता है। और जब वो 9 साल की उम्र तक पहुंची तो उनके वालिदैन ने जब डॉक्टर से चेक करवाया तो ये मालूम हुआ कि वो अब देख नहीं सकती। लेकिन
उन्होंने इस चीज़ को नहीं आने दिया और फिर वो गई ब्रिटेन गॉट टैलेंट के एक मशहूर टीवी प्रोग्राम में, जहाँ पर उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया और फिर सेमीफाइनल तक पहुंची। बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहां पर उन्होंने ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि सेमीफाइनल्स तक भी पहुंची। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड आई जस्ट वांट टू टेल हर दैट वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ओवर देयर। और आपने वहाँ जो गाना गाया, पहले आपको वो सुनवाते हैं। And Serene, that's amazing. First of all, I'm just going to start by asking you, what were your emotions when you were performing for the semi-final on Britain Got Talent? It's a great honor for you, I guess. I mean, never expected it whatsoever. I kind of just went into the audition, not expecting really anything. And before I knew it, I sang my song, and when I went on stage, my parents were like, you know, the judges stood up for you, and I was like, what? Yeah, I was very shocked. But it's been incredible, and I'm honestly so grateful for everything, especially the support from so. All right, Serene, as everybody is liking your voice, but you chose the song "Carry You." Is there any specific reason that why did you choose this song? I decided to sing because Carry You is a song about a person, and when I was singing it, I envisioned myself facing challenges or obstacles throughout my life and being able to overcome them. And it was obviously a really emotional song, and the reason I decided to sing it, not only does it mean a lot to me, but I really hope that in singing that I spread a message to other people that, you know, whatever you face in life, there's still always hope, and I really want people to understand that. Right. Serene, at the age of 7, a misfortune incident happened that you lost one side of the eye, and then gradually you lost both sides. What made you inspired to move on in life and, you know, have this talent and you explored it? What were your inspiration? And now everybody is acknowledging your talent. My parents found out that I couldn't see from one eye when I was 5, and started to notice that my sight from my right eye was deteriorating. I mean, all I can actually really remember from it is every summer I used to go to France, and I just remember that one day, at the age of 7, I was walking alone. By the age of 8, I had to hold my parents' hands the following year. And then, yeah, just that's how I gradually lost my sight. It was very gradual, and honestly, when I think back on it, I didn't really notice it, because when you're a child, you don't notice problems in your life. So I kind of thought it was the ordinary. But I understand that it really wasn't, and I was losing my sight very rapidly. Right. Serene, as you have a very supportive family, there is no doubt, and without a supportive family, you cannot do anything. That's a fact. As we know that late Uncle Junaid Jamshed is also your relative, and you are related to him. Was there any support from him, and or any ambition you have got from him? I remember going to Junaid Uncle's house, and we sang a lot together, and he told me specifically to never give up in music, and he really was a great influence in the sense of my music, and I really wish he was around today, because he gave me so much confidence as a child to pursue music, and so I did. So let's wrap it up while asking, what's next for Serene Jahangir? Are you going to come back to Pakistan? Do you have any plans in future? I'd love to visit Pakistan again. I was actually there 4 years ago. I'm actually doing a performance for the Graham Mason Trust, which raises funds to restore sight in visually impaired children in Pakistan. And I'd love to visit Pakistan and meet all those children in hospitals, and just generally see the amazing people who have supported me throughout my journey. Well, thank you so much, Serene, for being with us, and good luck for your future. I really hope that you continue doing whatever you're doing, because whatever you'll do, you'll just like a shining star. Definitely. And obviously पाकिस्तान से ताल्लुक होने का एज तो हम हमेशा और पाकिस्तान से ताल्लुक होने का एज भी है, और साथ साथ हम फख्र करते हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जहाँ पर भी जाते हैं। एनीवे जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक तरफ, लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई 2 से 3 दिन ये मामला खासा ज़ेर बहस रहा सोशल मीडिया पर भी और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और लगा हुकूमत अब थोड़ी बैकवर्ड पर है, क्योंकि कल जो इजलास हुआ उसमें ये देखी गई बात कि वज़रा ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और वो मामला ये नून लीग के कायद और दीगर रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज। बिल्कुल, बगावत और गद्दारी, ये 2 टर्म्स चल रही थी। गवर्नमेंट कहती है गद्दारी नहीं है, PMLN ऑब्वियसली वो कह रही है कि बगावत और गद्दारी दोनों एक ही चीज़ हैं जो इस शिक में डाली गई हैं। अब हमने अपनी पूरी रिसर्च की और आपको बताएं कि जो शिकें FIR में लिखी गई हैं वो हैं क्या वो गद्दारी की हैं, क्या वो बगावत की हैं, और उसमें क्या क्या शामिल है। FIR में गद्दारी, रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने और साइबर क्राइम एक्ट पीका की दफात शामिल है। मजमूई तौर पर ये 12 मुख्तलिफ दवात हैं जो इसमें रखी गई हैं। ताज़रात पाकिस्तान की दफात 120, 120A, 120B, 121 और 121A शामिल की गई हैं। बिल्कुल, इसके अलावा 123A, 124, 124A की दफात भी शामिल हैं, और फिर 153A, 505, 153 और इसके अलावा साइबर क्राइम एक्ट पेका की दफात 10 भी शामिल की गई है। FIR में दर्ज दफात बुनियादी तौर पर रियासत के खिलाफ जुर्म की हैं, और ऐसे मुकदमात में आम शहरी की दरखास्त पर FIR दर्ज नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कानूनी आम शहरी चला गया और उसने जाकर दरखास्त दे दी कि इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया और इतने आराम से ये कैसे हो गया, और वो भी ऐसा शहरी जो खुद रिकॉर्ड याफ्ता निकला है और उसका बैकग्राउंड टाइज हैं वो PTI से मिलती हैं। दफात के तहत मुकदमात के इंदराज के लिए ये भी बहुत वाजे कर दें कि रियासत के जिम्मेदार इदारों से इजाजत लेना जरूरी होती है। साइबर क्राइम एक्ट पेका के तहत मुकदमा दर्ज करने के हवाले से पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत लेना होगी। ये इजाजत किसने दी, किसके सुपरविजन में FIR हुई? अगर गवर्नर पंजाब साहब एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि उनका इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है, तो फिर किसको इल्म है और किसकी इमा पर या किसकी सुपरविजन में ये FIR काटी गई है? और फिर तर्जमान पंजाब पुलिस ने भी ये कह दिया, लाहौर पुलिस के तर्जमान ने भी कल एक स्टेटमेंट जारी की जो प्रेस रिलीज होती है, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी किसी के प्रेशर पर ये नहीं किया गया, किसी गवर्नमेंट प्रेशर या किसी और के प्रेशर पर, इदारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक आम शहरी आया था, उसने दरखास्त दी, हमने FIR दर्ज कर दी, अब इस पर इन्वेस्टिगेट होगा, और ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टिगेशन तो फिर पुलिस के ऊपर ही होनी चाहिए। हाँ, मतलब इन्वेस्टिगेशन, वैसे FIR तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके बाद फिर चलान होता है। FIR कटी कैसे? FIR क्यों हो गई? पहला तो सवाल ये है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर का नाम उसमें डाल रहे हैं आप, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें डाल रहे हैं जो रह चुके हैं, और विदाउट एनी सीनियर कंसल्टेशन आपने FIR काट ली। किस तरह से काट ली, कौन जिम्मेदार है, ये तो पता लगाना पड़ेगा। ये भी पता लगाना पड़ेगा। और अच्छा, ये भी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम जो है वो निकालने के लिए भी बात की जा रही है। दैट मीन्स कि अभी यहाँ से बात शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ वापस होगा, सारे नाम वापस होंगे, या हो भी सकते हैं या नहीं, ये आसान है या नहीं, और फिर ये पर्चा दर्ज कराना क्या आसान था या नहीं, FIR दर्ज कैसे हो गई, ये तमाम मामला, इसमें जो शिक डाली गई हैं, जो दफात डाली गई हैं, वो कितनी अहम है, कितना उनका इम्पैक्ट हो सकता है, इस तमाम सिचुएशन में बात करेंगे। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं वकास अब्रेज खान, उनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वकास से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ और हम दोबारा से उनसे कांटेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वकास वक्त देने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन सारी हमने शेयर की, जिसमें जो FIR दर्ज की गई है मुस्लिम लीगी 40 रहनुमाओं के अगेंस्ट, उसमें जो दफात लगाई गई हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे बड़ा कैटेगोरिकली बड़े आम अल्फाज में पूछना चाहूँगी, गद्दारी और बगावत में क्या फ़र्क होता है? गवर्नमेंट कह रही है ये बगावत की शिकें हैं, PMLN कह रही है गद्दारी भी बीच में है, और दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक बगावत और गद्दारी का ताल्लुक है, बोथ आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, और जो हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर गद्दारी की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 6 के अंदर, हाई ट्रीजन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आला दर्जे की जो गद्दारी, उसके अंदर गद्दारी का मुकदमा उस शख्स के अगेंस्ट दर्ज किया जा सकता है कि जो आइन को सबोताज करता है, ऐसा वर्ड करता है, हेल्ड टू बेंस रखता है या सस्पेंड करता है, उस शख्स के अगेंस्ट हम गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सो फार एज PPC इज कंसर्न, जिस तरह हमारा तज़ीरात पाकिस्तान है उसके 511 सेक्शंस हैं, 511 सेक्शंस के अंदर किसी भी डेफिनेशन के अंदर या किसी भी पनिशमेंट के अंदर ट्रीजन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस चीज को गद्दारी के जिम्मन में लिया जा रहा है, ये जिम्मे में लिया जा रहा है, वो सेक्शन 121 ऑफ PPC है कि जिसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को मुसल्लत करता है, जंग वेज करता है या अटेम्प्ट टू वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान कमिट करता है,
तो उस शख्स के अगेंस्ट जो है इसकी इन स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ ट्रीजन का मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसका क्रस और आउटकम देखें तो फिर किसी टू समहाउ इसे गद्दारी की इस्तेलाह में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक बगावत का ताल्लुक है, सेक्शन 124 ए जो सेडेशन की बात की जाती है वो बगावत है, और बगावत से मुराद पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत, पाकिस्तान की प्रोविंशियल हुकूमत और पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के अदारे और पाकिस्तान की अदलिया को अगर आप बिलाइन करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के अदारों के वकार को मजरू करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें बगावत में आती हैं। लेकिन बगावत और गद्दारी दो डिफरेंट इस्तिलाह हैं, और यहाँ पे जो गद्दारी के मीनिंग में लिया जा रहा है वो सेक्शन 121 है। और इसके जिस तरह से आपने कहा है कि ये जो यहाँ पर लिया जा रहा है इस टर्म को, शहबाज गिल साहब ने कहा है कि सेडिशन है, जैसे आपने भी बता दिया, सेडिशन तो आपने बता दिया 124 है और इसके अलावा 123 भी आ गया, मनसूबाबंदी है या फिर आप उकसाते हैं, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस है बेसिकली। तो फिर यहाँ पर किसी और दुश्मन को सूरत फराहम करना, उनकी किस्म की मदद करना किसी किस्म की, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये दफा किस तरह डल गई? ये कौन दफात का डिसीजन लेता है कि पुलिस में जब आप जाते हैं FIR दर्ज कराने स्टेशन में, तो वहाँ पर ये कौन डिसाइड करता है कि ये बाकी ऑफेंस हुआ है तो फिर ये दफात शामिल कर ली जाए? अबूजर, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाती है ऑरली एंड राइटिंग, वो ही शख्स ये डिसाइड करता है, दैट इज द SHO। उस थाने का SHO जिसको ये रिपोर्ट दी जाती है ऑरली इन राइटिंग, ही इज द पर्सन हु विल डिसाइड कि कौन सी दफात को शामिल किया जाएगा आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ दैट एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें ये है कि आपने ये पूछा कि ये जो हमारी कौन सी दफा के तहत, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, आपने कहा कि गद्दारी की कौन सी दफा में बात की गई है कि दुश्मन का झंडा, सेक्शन 121 है, वेजिंग वार मीनिंग देयर बाय के पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनके एजेंडे को पाकिस्तान में प्रमोट करना, लोगों को उकसाना, लोगों को इंसाइट या इंड्यूस करना, और इसके अंदर 505 दफा को भी शामिल किया गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक दफा है जिसके अंदर आप पाक फौज, बहरिया या फजाई फौज के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, अगर उनके अंदर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हेट्रेड, नफरत अमेज ख्यालात और एहसासात को परवान चढ़ाते हैं, तो उस हवाले से 505 जो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो इन्फोर्स किया गया, वो भी इन्फोर्स किया गया है। सही, इसी में ऐड कर दीजिएगा। आपने ये कहा कि ये दोनों चीजें, अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब रजिस्टर की जाती है FIR, तो उस वक्त फिर मैं आई एम अज्यूमिंग कि SHO ही जज होता है और डिसाइड करता है कि एप्लीकेशन में जो लिखा है वो वाकई हुआ है, तो चलो FIR काट लेते हैं, और अगर नहीं लिखा तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और काट लेते हैं। लेकिन इन सारी दफात को अगर कंबाइन करें, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारी दफात एक साथ ऐसे SHO की इमा पर नहीं लग सकती। कहीं ऐसा भी मेंशन है कि इस तरह की दफात के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत जरूरी होती है। नॉर्मली भी हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग जब दफात लगानी होती है तो SHO DSP साहब से राब्ता करता है, SP साहब से पूछते हैं, CCPO साहब आ जाते हैं। तो ये हायरार्की फॉलो नहीं की गई। आपका कानूनी माइंड क्या कह रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आई एम गेटिंग यू। बेसिकली इस तरह की दफा जो चैप्टर 6 के अंदर मेंशन की गई है, गद्दारी से रिलेटेड, बगावत से रिलेटेड, इस तरह की दफात आयद करने से पहले हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, जिसे CRPC कहा जाता है, उसका सेक्शन 196 और 197 दोज आर वेरी मच डोमिनियस एंड क्रिस्टल क्लियर, जो ये कहते हैं कि किसी को गद्दारी का तमगा देने से पहले या किसी के खिलाफ सेडेशन का पर्चा दर्ज करवाने से पहले आपको प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है, और वो परमिशन है फेडरल हुकूमत की, वो परमिशन है प्रोविंशियल हुकूमत की। मीनिंग देयर बाय ये क्यों परमिशन रखी गई? परमिशन इसलिए रखी गई कि कल को कोई शख्स उठकर आपके खिलाफ गद्दारी की तोहमत लगा देता है या आपके खिलाफ बगावत करवा देता है और मोहल्ले के लोग मुतशद्दद होकर आपका कत्ल कर देते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? लिहाजा इसके अंदर प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स और मेयर्स रखे गए, जिसकी फुलफिलमेंट के बाद ही जो फेडरल हुकूमत या अदर प्रोविंशियल हुकूमत को सुपरवाइज करते हैं, इसकी निगरानी करते हैं, तो उनकी इमा पे चुके रियासत को जो है महफूज करना या इसको सुपरवाइज करना, ये हमारी फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत की लायबिलिटी है। जब तक वो ना चाहे एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ये दफा का अंदराज नहीं करवा सकता। अच्छा, फिर हुआ कैसे? फिर तो ये ऑब्वियसली गैर कानूनी तौर पर होगी ना। मतलब इसके ऊपर तो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस थाने के अगेंस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल यही बात है जिसको वाचो साहब ने भी कंडेम किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी टू समहाउ इसको कंडेम किया। उसको उनको पता नहीं था,
उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। ये रियासत मदीना के दावेदार थे। वो अच्छा, रियासत मदीना वकास ये बताएं कि FIR जब दर्ज हुई तो मजिस्ट्रेट से पूछा नहीं गया, जो कि आपने कहा कानूनी तौर पर पूछना चाहिए था, गवर्नमेंट से पूछा नहीं गया, जो भी आपकी सूबाई गवर्नमेंट से चले पूछ लेते, और SHO ने ये कार्रवाई कर दी और पर्चा दर्ज कर दिया। अब किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? SHO के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि आपने ये पर्चा दर्ज क्यों किया, या फिर वो भी इस चीज से निकल सकता है कि जी मुझे कहा गया था, मैंने दर्ज कर दिया पर्चा, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि दरखास्त आई थी और हमने पर्चा दर्ज कर दिया। हमारा सेक्शन 154 है CIRPC का, वो ये कहता है कि इट इज मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी अपॉन द स्टेशन हाउस ऑफिसर, मीनिंग देयर बाय SHO पे ये मैंडेटरी है कि जब भी आपको किसी जुर्म की इतला दी जाती है तो आप उसका पर्चा काटें। लेकिन वो कौन सा जुर्म है? वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, काबिल दस्तंदाजी जुर्म का इर्तिकाब किया जाता है। लेकिन ये जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन कॉग्निजेबल हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट की इंटरवेंशन, उसकी डायरेक्शन के बगैर FIR का इंदराज नहीं किया जा सकता। तो ये मैलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ SHO, जिस पर बंदे ने इसका पर्चा दिया। एट द सेम टाइम SHO ने जब ये पर्चा दिया और वो झूठा मुद्दई या वो बंदा जिसका अल्टीरियर मोटिव था इस पर्चे के पीछे, उसके अलावा 182 है हमारा PPC का सेक्शन, वो ये कहता है कि बोगस, फेक या फटिशियस FIR करवाने के वाले के खिलाफ 182 की कार्रवाई की जा सकती है और उसको भी भेंट तो ये उल्टा उसके ऊपर भी पड़ सकता है। वो तो पहले ही रिकॉर्ड याफ्ता निकल आए हैं, तो उनका तो अपना ही मतलब का सामना है, लेकिन SHO के खिलाफ भी हो सकता है। अब जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है UK में, अमेरिका में, ये कहता है कि who comes to court must come with clean hand, who seek equity must do equity। जो अदालत जो इंसाफ लेने के आता है, अगर उसका दामन अपना दागदार है या उसके अपने गिरेबान में पहले से इतने ज्यादा ऑफेंसेस का इतलाक है, तो लिहाजा वकास ये तो मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पर भी ऐसा ही होता है। अच्छा ये कहिएगा, अब बेचारा फंस तो SHO गया, पर्चा चाहे जिसने मर्जी कराया हो, अब ट्रैक बैक तो SHO के ऊपर ही होगा क्योंकि ही इज द इंस्पेक्टर और उसने देखना है। अब गवर्नमेंट अगर कह रही है कि हम पैरवी नहीं करेंगे, पुलिस कह रही है रियासती इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है, अब एक ऐसा शख्स जो रिकॉर्ड याफ्ता है उसने FIR कराई, बैकआउट कैसे होगा इससे? FIR वापस कैसे ले जाएगी? क्या वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेगा? इज इट दैट सिंपल, या इसमें भी कोई टेक्निकलिटीज है? चालान नहीं होगा और पर्चा खारिज हो जाएगा, उसका क्या प्रोसेस है? जी अबूजर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बट आई मीन टू से बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसमें हमारे पुलिस की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो 169 की डिस्चार्ज रिपोर्ट जो है वो अदालत में सबमिट कर दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कोर्ट को एम्बार्गो करता है सेक्शन 196 और 197 ऑफ CRPC के, आप एम्बार्गो हैं, लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप फेडरल हुकूमत के बगैर इसको परस्यू नहीं कर सकते। तो इसमें SHO क्या करेगा, जब वो तफ्तीश करेगा तो 169 की एहराज रिपोर्ट पेश कर देगा और ये तमाम मुल्जिमान जिनका नाम FIR में दिया है उनको डिस्चार्ज कर देगा फ्रॉम देयर क्रिमिनल लायबिलिटी। सही सही, और वो मतलब सिंपली उस पे आउट हो जाएगा। लेकिन क्या पेश होंगे और फिर पर्चा खारिज हो जाएगा। बड़ा क्विकली बताइएगा, क्या गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी, वाकई में देखेगी हु इज बिहाइंड ऑल दिस? गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इससे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे भी गद्दारी का पर्चा दर्ज करवाया गया। ये तो एक बड़ा गलत ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। गलत ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमेशा से चलते आ रहे हैं और बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, और ये होना था फातिमा जिन्ना का उन्होंने जिक्र किया, और अब से लेकर अब तक ये मामला चल रहे हैं। ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन अगर आप FIR कर देते हैं और इस तरह के बड़े केसेस में तो बड़ी ज्यादती। बिल्कुल, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।